डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में पॉलिटी की एक नई एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। आज हम क्लास 12th के पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 12th के पार्ट 1 तक की सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, आप जाइए उनको देखिए और रिवीजन के फॉर्म में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जो हमने पिछली एनसीईआरटी पढ़ी थी पार्ट 1 के बारे में, उसमें हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था कि विश्व में राजनीति ने किस प्रकार से रूप लिया। ठीक है, राजनीति में किस प्रकार से शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीकरण आया, 2 ध्रुवीकरण था, अमेरिका का किस प्रकार से वर्चस्व आया था, और इसके साथ साथ दक्षिण एशिया की जो अन्य चीज़ें थी या दक्षिण एशिया के जो देश थे उनका किस प्रकार से उदय हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ना भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के विकास के बारे में, भारत की जो राष्ट्र निर्माण में जो पॉलिटिक्स में जो इश्यूज आए थे जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद उस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर है, आज का चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें हम राष्ट्र निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, भारत का किस प्रकार से निर्माण हुआ स्वतंत्रता के बाद, वह पॉलिटिक्स या संविधान किस प्रकार से भारत से काम आया। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि विभाजन किस तरीके से हुआ था, विभाजनों की जो चुनौतियां हुई थी उसको भारत सरकार ने किस प्रकार से टैकल किया था, शरणार्थियों की चुनौतियां हो, चाहे पुनर्स्थापना हो, कश्मीर मुद्दा हो। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्यों के एकीकरण के मामले में किस प्रकार का योगदान है, राष्ट्र निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण रहा है, और भाषा पे किस प्रकार का राजनीतिक संघर्ष हुआ है, और किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हुआ था, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम अगर हम इसमें देखें तो हम ये देखेंगे किस प्रकार से आज़ाद हिंदुस्तान की जो शुरुआती की जो साल थे वह किस प्रकार से चुनौतियों से भरे थे, और उन चुनौतियों में इसमें जो कितनी बड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, उसके बारे में, और उसका किस प्रकार से सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देशी रियासतों के भारतीय संघ में शामिल होने की समस्या को बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज हमारा प्रश्न है, देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के द्वारा, सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण, भारत व पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम जानते हैं राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण क्या होता है? राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय है जिनके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना उभरती है, या यह समूह कुछ न कुछ संगठित सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इनको हम एक तरीके से राष्ट्र निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से ये चीज़ें करता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से विभाजन हुआ था, भारत किस प्रकार से जब आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी लगभग आज से 200 वर्षों पूर्व 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हुआ था। ठीक है, अभी अभी आपको जैसे पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, और अभी 26 जनवरी जब निकली है तब हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, तब भारत आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के साथ देश की जनता को विभाजन का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और इसको एक तरीके से कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा आपको मिला था, चीज़ें मिली थी आपको, एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ था बहुत टाइम बाद, लेकिन बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी। सबसे पहली बात क्या थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलेगा, और दूसरा यह कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जब आज़ाद भारत के रूप में एक नए राष्ट्र की 3 तरीके की या 4 तरीके की प्रमुख चुनौतियां भारत के सामने आई थी। ठीक है, एक नए राष्ट्र के तौर पे सबसे बड़ी चुनौती थी एकता और अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं थी, संस्कृतियां थी और धर्म थे, और यहाँ पे सभी प्रकार के लोगों को एकजुट करके रहने की एक बड़ी चुनौती थी। फिर दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय शासन के पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था, और संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार दिया था। देखिए, जिस समय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उस समय हमारे यहाँ न जनता इतनी
जागरूक थी, ना इतनी पढ़ी लिखी थी, ठीक है, और ना ही नेतागण इतने ज़्यादा जागरूक थे अपनी चीज़ों को लेकर, और बहुत ही कम लोग थे। तो लोकतंत्र की स्थापना भारत के लिए एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा था। फिर था समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का, और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और धार्मिक सांस्कृतिक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए, ऐसे एक समाज की स्थापना करनी थी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसमें हमने ये भी देखा कि अब अगली जो चुनौती थी वह थी विभाजन की समस्या। भारत का विभाजन की जो समस्या से जूझा था, इस वजह से भारत की स्थिति, भारत में सांप्रदायिक दंगे, यह सब आ गए थे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना इतना कठिन क्यों हो गया था। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो पहला पॉइंट था कि भारत ना इतना बहुभाषी, इतना बहुधर्मी, बहुसंस्कृतियों का देश था, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार से इस तरीके की चीज़ें करना एकता के लिए एक नई चीज़ें या राष्ट्र के लिए एक नई चुनौती बन गया था। फिर हम जानते हैं कि देश का विभाजन क्या हुआ था, ठीक है, हुआ। विभाजन की त्रासदी क्या थी और उसके साथ समस्याएं क्या आई थी। 14-15 अगस्त को 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने का तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, अपितु हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है। इसी कारण 2 देश की मांग की गई थी। कांग्रेस द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया और पाकिस्तान की मांग का हमेशा से विरोध किया गया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चों पर कई बदलाव आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका में कई बातों ने जोर दिया और विभाजन की बात मान ली गई थी। विभाजन की प्रक्रिया हुई, फैसला हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 भागों में बांट दिया जाएगा। भारत के विभाजन के आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया था, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं और उत्पन्न हुई, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, भारत विभाजन में जो सबसे पहली समस्या आई थी और सबसे जो मुख्य समस्या थी वह यह थी कि क्षेत्रों को धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया था कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों ने पाकिस्तान बनाया था, शेष लोग भारत में ही बस गए थे, जिसने सांप्रदायिक दंगों को देश में स्थान दिया। ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। केवल 2 इलाके थे, वह एक पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान था, जिन्हें दोनों को जोड़ के बनाना मुश्किल होता। अतः इसे देखते हुए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 अलग अलग इलाके शामिल होंगे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच में एक भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोगों का पाकिस्तान में शामिल ना होना, शामिल होने के लिए राजी भी नहीं होना। मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी नहीं था तथा वह इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी कहा जाता है, वह भी इस सिद्धांत के खिलाफ थे। फिर भी उनकी अनदेखी करते हुए या उनके सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। तीसरी समस्या थी पंजाब और बंगाल के बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी इलाकों का क्या करना था। ठीक है, इन इलाकों में बहुत अनेक जगहों पर गैर मुस्लिम आबादी के लोग थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर जिले या उनके निचले प्रशासनिक हलके के आधार पर किया गया था। भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक और बड़े असमंजस में थे कि उनके साथ क्या होगा, उनकी स्थिति क्या होगी और वह कल से किस देश के नागरिक होंगे, भारत के या पाकिस्तान के। ठीक है, और चौथी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा अल्पसंख्यक की समस्या। भारत विभाजन की जो योजना थी उसमें कभी यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा, लेकिन विभाजन से पहले ही इन दोनों देशों को बांटने की वजह से हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वह भी भड़क गए थे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद सब छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा था। इसी प्रकार मुसलमानों को भी पाकिस्तान जाना पड़ा। लोगों के पुनर्वास से बड़े ही तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ठीक है, और इसलिए हमने यह देखा कि बाद की स्थिति में पुनर्वास के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था और इस प्रक्रिया को धीरे धीरे सही करने की प्रयास किया गया था। अब हम जानते हैं कि भारत विभाजन के परिणाम क्या हुए। ठीक है,
अगर हम परिणाम में देखेंगे तो भारत विभाजन का सबसे बड़ा जो परिणाम था वह थी शरणार्थियों की समस्या। दोनों ही देशों में माइग्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि जिसकी वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और स्पेशली भारत में माइग्रेंट्स की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली गई थी। भारत के विभाजन की प्रक्रिया की दूसरी समस्या के रूप में कश्मीर की समस्या है। यह समस्या बहुत ही बड़ी है और हम आज तक प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद एक और अन्य समस्या यह पैदा हुई थी कि देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना, और इसके विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भी पैदा हुई। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा करना पड़ा था। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है। अमृतसर, कोलकाता आदि में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में भी रहना पड़ा था। औरतों को अगवा किया गया, उनकी जबरन शादी की गई तथा उनका धर्म बदला गया। इसके साथ साथ हम कई जगह यह भी देखेंगे कि लोगों ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने घर की स्त्रियों को भी मार दिया था। 80 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने सीमा के पार आर पार करना पड़ा था, और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। देखिए ये जो आंकड़े हैं ना, ये सरकारी आंकड़े हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे आंकड़े भी होते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलते हैं, तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये अनगिनत ही चीज़ें थीं। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के उस समय दो हिस्से थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत जिन पे अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, और दूसरा था देसी रजवाड़े। ये छोटे बड़े राज्य आकार के राज्य थे जिन पे राजाओं का नियंत्रण था, ठीक है। रियासतों के शासकों को मना समझा बुझा कर सरदार पटेल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि उन्हें अपने भारतीय संघ में शामिल किया। और इन देसी रियासतों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं थी, लगभग 565 संख्या थी उनकी। कोई मतलब बहुत बड़ी संख्या में देसी रियासतें भारत में शामिल थीं। रजवाड़ों के विलय में कई समस्याएं हैं, ठीक है, और उनकी क्या समस्याएं उनके बारे में देखते हैं हम कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने यह कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद होने वाला है। ऐसे में वह रजवाड़ों को भी आज़ाद कर दिया जाएगा, और रजवाड़े अपनी मर्जी से या तो भारत में शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर स्वतंत्र भी हो जाए। यह फैसला राजा को करना था, लेकिन जनता की इसमें कुछ नहीं चल रही थी। ऐसे में देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा था, और अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो ना जाने देश कितने टुकड़ों में बच जाता। इसकी सबसे बड़ी स्थिति हम देखते हैं त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद करने के लिए कहा था। फिर हैदराबाद ने, और इसके साथ साथ भोपाल के नवाब भी संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे जूनागढ़ में स्थिति बहुत खराब थी। जूनागढ़ के जो शासक थे वह उस समय चाहते नहीं थे कि वह भारत में शामिल हो, ठीक है, और इस स्थिति में भी काफ़ी जगह दिक्कतें आ गई थी। फिर उनको काफ़ी मनाने के बाद हैदराबाद की स्थिति भी यही थी, कश्मीर की स्थिति भी यही थी। कश्मीर का तो मुद्दा ही अलग था। फिर हम मणिपुर रियासत में देखते हैं, मणिपुर में भी आंशिक स्वायत्तता बनी हुई थी, और वहाँ के बाद में वहाँ के महाराजा और भारत सरकार के बीच में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। और हैदराबाद के शासक को जिन्हें निज़ाम कहा जाता था, उन्होंने भी भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया था। फिर उसके बाद वहाँ के किसानों और महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, और बाद में जब आंदोलन को देख के लोगों वहाँ पे एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने 1948 में सैनिक कार्यवाही के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, और हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। अब हम जानते हैं सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। रजवाड़ों को मिलाने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत देश के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने की संभावना थी। ऐसे में सरकार ने बहुत कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, और उनका कहना था कि लोगों को, रजवाड़ों को अपनी मर्जी से फैसला करने के लिए छोड़ देना चाहिए था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया, ठीक है, और इस स्थिति में इन्हें बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 में बरदौली सत्याग्रह के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, ठीक है। इन्होंने उस समय 565 देशी रियासतों को एकीकरण किया था और बहुत बड़ा साहसिक कार्य का उत्तरदायित्व लिया था। सभी देशी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर इनको भारत के लौह पुरुष के रूप में विख्यात किया गया है। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं चाहते थे। उनके राजनीतिक अनुभव
कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता के कारण ही 565 में से कई रियासतें भारत की स्वतंत्रता से पहले ही भारत में विलय की सहमति दे चुकी थी। सरदार पटेल के एकीकरण में मुख्यतः 3 राज्यों ने चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, कौन सा राज्य थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय के लिए भी बाध्य किया था। पाकिस्तान की मंशा थी, जो कि जिन्ना के विभाजनकारी सिद्धांत पर आधारित थी। उनका ये मानना था कि सरदार पटेल की कश्मीर पर जो राय थी वह अन्य नेताओं से भिन्न थी। हैदराबाद की भांति वह कश्मीर में भी सैन्य अभियान चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं द्वारा निर्णय की वजह से वह कश्मीर में पूरी तरीके से विलय कराने में सफल नहीं रह सके। ठीक है, तथापि हम सरदार पटेल को एक अद्भुत नेता के रूप में जाने जाएंगे कि वो जो स्वयं राष्ट्रवाद, परिवर्तक और यथार्थवाद के सम्मिश्रण थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार एनसीआर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हुआ था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के कारण राज्य के गठन की मांग हुई। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन का जो राजनीतिक मुद्दा था वह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1922 में सबसे पहले शामिल किया गया था, और जो सबसे पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्रीरामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई थी। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी थी। इसलिए हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे गठित पहला सबसे राज्य था। अब हम जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन से थे? श्री हृदयनाथ कुंजरू और के.एस. पणिक्कर। ठीक है, आयोग लगभग 2 वर्षों तक देश में भर में भ्रमण किया और सभी भाषाई संगठनों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों से चर्चा की। उसके बाद उन्होंने 30 सितंबर 1955 को 267 पेजेस का जो एक प्रतिवेदन था वह प्रस्तुत किया, जिसमें देश की जनता की क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई प्रकार की सिफारिशें की। उन्होंने क्या सिफारिश की? उन्होंने सिफारिश की कि जो त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली है उसे समाप्त किया जाए। केवल 3 जो केंद्र शासित देश क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर राज्यों में मिला दिया जाए, और इसके साथ साथ राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसका क्या परिणाम निकला था? इसका परिणाम यह निकला कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, और उस समय देश को 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। जो संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने थे वह कौन थे? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। देखिए, आप ये मैप देख सकते हैं। ये राज्य पुनर्गठन के बाद जो मैप था वह इस तरीके का मैप दिखता था। भारत में उस समय 14 राज्य थे और 6 संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूटी थी। ठीक है, और आप देख सकते हो उस समय इतना विभाजन नहीं हुआ था। ना आपने बिहार में विभाजन दिखेगा, ना एमपी में दिखेगा, ना उत्तर प्रदेश में दिखेगा। आपको कहीं पे भी कोई प्रकार का विभाजन नहीं दिखता है। फिर हम देखेंगे कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रही हैं और विभाजन की स्थिति भी आती रही है। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समय जो शरणार्थियों की जो समस्या थी वह कैसी थी और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि भारत में शरणार्थियों की समस्या तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश एवं श्रीलंका से मानवीय कारणों के कारण भारत में शरणार्थियों का आगमन तेजी से बढ़ गया है। इसके अलावा प्राकृतिक कारणों और औद्योगिक कारणों के चलते भी विस्थापन की समस्या बढ़ती चली जा रही है। बाढ़, सूखा, बेरोजगारी, युद्ध, आतंकवाद, यह सब विस्थापन में वृद्धि को करता है। इसके साथ साथ पर्यावरण पर शरणार्थियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। हमने यह देखा है कि राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कश्मीर आदि से भी पलायन करके दूसरी जगह जाने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसके साथ भारत में शरणार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब हम जानते हैं कश्मीर क्या है, आज़ाद कश्मीर क्या है, आज़ाद कश्मीर की समस्या क्या थी। ठीक है, आज़ाद कश्मीर कश्मीर का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। इस हिस्से को पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा हिस्सा है जो आप ये येलो हिस्सा देख रहे हैं ना, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तानी कंट्रोल, इसको
और इसके साथ साथ ये जो आज़ाद कश्मीर आपने ग्रीन लाइन में देखा, ये भी पाकिस्तान कंट्रोल में है। यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा आ जाता है एक तरीके से पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसे हम आज़ाद पाकिस्तान कहते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ भी देखेंगे कि अक्साई चीन का जो हिस्सा है वह 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था वहाँ पे इसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान और द्वारा जो समस्या है या जो हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा चाइना को गिफ्ट भी किया गया है, उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट किया है। ठीक है, तो कश्मीर समस्या के उद्भव के क्या कारण है? पाकिस्तान का दावा यह है कि कश्मीर जो है ना वह घाटी का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। सन 1947 में वहाँ पे पाकिस्तान ने कबीलाई आक्रमण करवाया, जिसके फलस्वरूप वहाँ राज्य का एक हिस्सा पाक में नियंत्रण में आ गया था। इसी क्षेत्र को वहाँ पे आज़ाद कश्मीर किया गया और फिर भारत ने इसका दावा किया कि उस क्षेत्र को अवैध अधिग्रहण किया गया है। और 1947 के बाद कश्मीर दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है। और आंतरिक कारण क्या है? भारतीय संघ में कश्मीर को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसे अन्य भारतीय राज्यों के अपेक्षा अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। राज्य में अपना संविधान था और इसके साथ साथ संसद द्वारा वहाँ जो कानून थे वह राज्य की सहमति द्वारा ही पारित हो सकते थे। कश्मीर की इस विशेष स्थिति के कारण वहाँ पर दो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई थी। एक वर्ग के लोगों का मानना था कि इस वजह से कश्मीर बाकी देशों से जुड़ नहीं पा रहा है, जबकि एक वर्ग यह चाहता था कि यह इसको समाप्त करके इसको अन्य राज्यों के भांति कर देना चाहिए था। जबकि कश्मीर के दूसरा वर्ग यह कहता था कि जो स्वायत्तता दी गई थी वह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम यह देखेंगे कि इस समय तो फिलहाल वर्तमान में कश्मीर में 370 समाप्त कर दिया गया है तथा इसके साथ साथ वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र जो राज्य था, मतलब राज्य से उसको हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। ठीक है, 2 यूटीज बन के आई हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण क्या था और इनकी भूमिका क्या थी। देखिए, पंडित नेहरू देश के बौद्धिक विकास के करने के पक्ष में थे। वे भारत को आधुनिक व विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राज्य के प्रत्येक वर्ग के विकास पर बल दिया था, विशेषकर महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में। पंडित नेहरू के निर्माण के लिए औद्योगिकरण के पक्ष में थे। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के धार्मिक अपेक्षा के आधार पर नहीं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा था। उन्होंने विज्ञान, औद्योगिकरण तथा मानवतावादी सहिष्णुता और करुणा के आदर्शों पर तालमेल करने पर बल दिया था। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए जो उनका दृष्टिकोण था वह वैज्ञानिक और आधुनिक था, जो कि उस समय बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उस समय हमारी ज़रूरत था कि हम टेक्नोलॉजी देखें, हम उस समय राष्ट्र निर्माण पर बहुत बल दें या इस्पातों उद्योगों का निर्माण करें, जो पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। फिर हम आते हैं आज के प्रश्न के समय। आज का प्रश्न है कि देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? इसका उत्तर है सांप्रदायिक दंगों के कारण। यह उस समय बंगाल में था, जो इस समय फिलहाल हम देखेंगे बांग्लादेश में आ चुका है। तो यह जो इस जगह यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए यह चर्चा में था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।